जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइज, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हमारे 120 क्वेश्चंस अप्रोक्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एनटीपीसी में प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री के और वर्ल्ड ज्योग्राफी के। आज हम करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस, चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट और ऑप्शन डी है हिमालय अरावली अरावली श्रेणी। सॉरी, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो गाइस, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अरावली श्रेणी। अरावली जो पर्वत है वो भारत की सबसे पुरानी, सबसे पुरातन पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गाइस, जब किसी पर्वत के बारे में आने के क्वेश्चंस के चांसेस होते हैं तो या तो उसकी ऊंची चोटी पूछी जाती है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, या फिर वो किस तरह का पर्वत है, ब्लॉक है, अपशिष्ट है, या किस तरह का पर्वत है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो गाइस, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है हमारा गुरु शिखर, ऑप्शन बी धूपगढ़, ऑप्शन सी है काल सुबाई और ऑप्शन डी है हमारा दोदो बेट्टा। हमें बताना है कि इनमें से सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है अरावली पर्वत की। तो गाइस, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें अगर गुरु शिखर की ऊंचाई की, तो गाइस गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें कि ये सिचुएटेड कहाँ पर है, तो गाइस हम दिल्ली से निकलेंगे, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जाके ये खत्म हो जाएगा। हरियाणा से स्टार्ट होगा, गुजरात में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है। तो हमने गुरु शिखर के बारे में पूरी जानकारी और साथ में अरावली पर्वत के बारे में ले ली। अरावली पर्वत के बारे में बता दूं गाइस, ये भारत की ही नहीं अपितु समस्त विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी है। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं अरावली, सतपुड़ा, हिमालय और पश्चिमी घाट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो गाइस, बात करें ब्लॉक पर्वत की, तो सतपुड़ा जो है वो हो जाएगा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची श्रेणी है, वो सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है। तो गाइस, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है धूपगढ़। ठीक है। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही गाइस बात करें कि सतपुड़ा श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो गाइस, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि सतपुड़ा श्रेणी पाई कहाँ पे जाती है, तो गाइस ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इसका जो विस्तार है सर्वाधिक वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमरकंटक किस पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। हमें बताना है कि जो अमरकंटक है वो कौन सी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। तो गाइस, बात करें सतपुड़ा, मैकाल, शिवालिक और नीलगिरी। तो गाइस, हमने भी सतपुड़ा के बारे में आपको बताया। सतपुड़ा की जो सर्वाधिक ऊंची श्रेणी है वो कौन सी है, धूपगढ़। तो सतपुड़ा का तो है नहीं। बात करें हम नीलगिरी की, तो गाइस नीलगिरी का भी सबसे ऊंची श्रेणी ये नहीं है। ठीक है। नीलगिरी की भी सबसे ऊंची श्रेणी है, वो उसका नाम है दोदो बेट्टा। बात करते हैं गाइस शिवालिक की, तो गाइस शिवालिक हिमालय का भाग है। ठीक है। शिवालिक एक श्रेणी या हिमालय का भाग है जिनकी निश्चित ऊंचाई, मतलब कुछ क्षेत्र बटा हुआ रहता है, जैसे हिमाद्री, शिवालिक, वृत हिमालय, इनमें क्षेत्र बटे हुए होते हैं। कितने मीटर से कितने मीटर तक की श्रेणियाँ उसमें शामिल की जाती हैं, वो शिवालिक श्रेणी। तो गाइस, अमरकंटक जो है वो है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर। जो मैकाल श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं उसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है धूपगढ़, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी है कालसुबाई। तो गाइस, सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमरकंटक। तो गाइस, बात करें सोन और नर्मदा की, सोन जो सहायक नदी है वो है गंगा की। बात करें नर्मदा की, तो गाइस नर्मदा जो है ये अपना जल जाके गिराती है खंबात की खाड़ी में। ये किसी की सहायक नदी नहीं है, ये मेन लीड वाली नदी है। इसकी और सहायक नदियां हैं, कोलार वगैरह वगैरह, गोंदिनी करके कई नाम हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो गाइस, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नर्मदा से गोवा तक, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक,
ऑप्शन सी है सूरत से कोच्चि तक और ऑप्शन डी है नासिक से कन्याकुमारी तक। हमें बताना है कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो गाइज जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, जिसे घाट भी बोलते हैं। तो गाइज बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं कि थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट या सेनकोटा। गाइज हम अपने सारे घाट डिस्कस करेंगे इनमें। तो गाइज बात करें कि हमारा नासिक और मुंबई के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है, तो गाइज वो है थाल घाट। ठीक है। बात करते हैं गाइज भोर घाट की, तो भोर घाट है मुंबई और पुणे के बीच में। बात करते हैं गाइज पाल घाट की, तो पाल घाट है कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में। और सेनकोटा एक प्रकार का दर्रा है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोयम्बटूर और कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है। हमें गाइज एक चीज़ तो हमें इसमें मिल गई कि कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में स्थित है जो पाल घाट है। बात करते हैं गाइज अगला ये है कि हमें ऊंचाई बतानी है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए है 580 मीटर, ऑप्शन बी 630, ऑप्शन सी 305 और ऑप्शन डी जो है वो है 280 मीटर। तो गाइज पाल घाट की जो ऊंचाई है वो है 305 मीटर, ये औसत ऊंचाई ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। गाइज नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है उसकी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, सॉरी ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। हमें बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गाइज नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदो बेट्टा की ऊंचाई कितनी है। गाइज अभी हमने पता चला कि नीलगिरी कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी है तमिलनाडु में स्थित। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कितनी कौन सी हो गई गाइज, ये होगी दोदा बेट्टा। गाइज बात करें कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऑप्शन ए हमारा है 2435 मीटर, ऑप्शन बी 2565, ऑप्शन सी 2637 और ऑप्शन डी है 2737। हमें बताना है कि सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेट्टा उसकी ऊंचाई कितनी है। तो गाइज ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा कि 2637 मीटर जो है वो है दोदा बेट्टा की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, तो गाइज पहला ऑप्शन जो है हमारा दोदा बेट्टा है, डोडा बेटा नहीं दोदा बेटा है। ऑप्शन बी अनाईबुडी, ऑप्शन सी है कालसुबाई और ऑप्शन डी है कुदेरमुख। हमें बताना है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो गाइज दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है वो हो जाएगा अनाईमुडी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुडी है। बात करें गाइज अनाईमुडी की ऊंचाई की, तो गाइज इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। साथ ही गाइज अगर हम बात करें कि ये कौन सी पर्वत श्रेणियों का भाग है, तो गाइज उन्हें बोलते हैं अन्नामलाई पर्वत श्रेणियाँ, जिसका ये भाग है अनाईमुडी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का कौन सा तट कहलाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का जो तट है वो कौन सा कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी है उत्तरी सरकार, ऑप्शन डी है मालाबार तट। हमें बताना है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा तट कहलाता है। तो गाइज ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कि ये कहलाता है कोरोमंडल तट। ठीक है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। जो पूर्वी तट है उस पर स्थित है पारादीप बंदरगाह, वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। हमें बताना है कि पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो गाइस ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो पारादीप बंदरगाह है वो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है। आपने पारादीप बंदरगाह के बारे में दो जानकारियां प्राप्त की। पहली बात तो ये पूर्वी तट पर स्थित है, दूसरी बात ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। गाइस लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था पूर्वी तट से, लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि पूर्वी तट, सॉरी ये था, हाँ, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का तट हमें था और पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह, हमने पूर्वी तट के बारे में जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात से गोवा तक के बीच के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस बात करें कि हमारा जो गुजरात से गोवा तक के बीच का क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कोंकण तट नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात से गोवा तक के बीच का क्षेत्र है उसे कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गाइस बात करें, ऑप्शन ए हमारा है माउंट हैरियट, ऑप्शन बी है बैरन, ऑप्शन सी है हमारा माउंट मैक किनले और ऑप्शन डी है सेटल पीक। हमें बताना है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो गाइस
बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो होगी सैडल पीक। बात करें बैरन की, तो बैरन एक आइलैंड है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, एकमात्र भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड पे पाया जाता है। तो गैस चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए है बालू अट्टालिकाओं से निर्मित, ऑप्शन बी है दरारी उद्भेदन, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी क्रिया और ऑप्शन डी है प्रवाल भित्ति निर्मित। तो क्या इस बात करें कि लक्षद्वीप समूह जो है वो बना कैसे है, हमारा मेनली क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप समूह बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो गाइज इसका निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से। ठीक है, प्रवाल भित्ति से निर्मित है लक्षद्वीप समूह। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? हमें बताना है कि जब जाड़े के दिन होते हैं तो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा क्यों होती है। तो गाइस ऑप्शन ए है मानसून, ऑप्शन बी है लौटता मानसून, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी है चक्रवात। हमें बताना है कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है। तो गाइज इसका जो मेन कारण है वो है हमारा लौटता मानसून। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटते मानसून के कारण से होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? गाइस बात करें ग्रीष्म ऋतु जब हो रही होती है तो बंगाल में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? गाइस जैसे अगर हम बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश में जो तीव्र हवाएं हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्हें किस क्षेत्र से माना जाता है? तो गाइस उन्हें बोलते हैं पछुआ, या फिर ऐसी मतलब इस तरह की हवाएं प्रयोग की जाती हैं, या फिर लू बोलते हैं उनको। इसी तरह से हम बात करते हैं कि आर्द्र हवाएं जो है, तीव्र आर्द्र हवाएं ग्रीष्म ऋतु में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा है काल बैसाखी, ऑप्शन बी है काफी वर्षा, ऑप्शन सी है नार्वेस्टर और ऑप्शन डी है आम्र वर्षा। हमें बताना है कि बंगाल में किस नाम से जाना जाता है तीव्र आर्द्र हवाओं को जो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। तो गाइज ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि उन्हें काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। गाइज मैं आपको मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट में लगभग 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। आपसे इतना तो उम्मीद रखता हूँ कि आप कम से कम अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है, कम से कम आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे और बोलिए उनको सब्सक्राइब करने को और वीडियोस देखने को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आ सकूं। इसके अलावा गाइज एनटीपीसी का हमने कोर्स शुरू किया था, बट बेटर रेस्पॉन्स मिलने की वजह से वो थोड़ा बंद है, लेकिन वो जल्दी ही दोबारा से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लेक्चर्स डेली होते हैं। ठीक है, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है उसे भी जाके देखें। साथ ही ये प्लेलिस्ट जिसमें गाइज ये वीडियो है, आप ये पूरी प्लेलिस्ट सीन कीजिए। इसमें 20 वीडियोस अप्रोक्स होंगी और 20 वीडियोस में वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप उन्हें छोड़ गए तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। ठीक है, इसमें जीके भी है और जीएस भी है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? हमें बताना है कि भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए हमारा है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम मानसून। हमें बताना है कि भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। तो गाइस जो भारत में अधिकांश वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? हमें बताना है कि मानसून जब भारत में आता है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। ऑप्शन ए हमारा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। गाइज मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो गाइज बात करें तो गाइज ये करता है केरल में। ठीक है, केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है जब मानसून आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा है शीत ऋतु, ऑप्शन बी है शरद ऋतु, ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु और ऑप्शन डी है वसंत ऋतु। हमें बताना है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है। तो गाइस मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है वो कहा जाता है शरद ऋतु को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि शरद ऋतु को मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। ऑप्शन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चिनाब जो है वो किसकी सहायक नदी है? हमें बताना है कि चिनाब नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो गैस मैं आपको बता दूं चिनाब, झेलम ये पंजाब की 5 नदियां हैं। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदियां हैं, सब जाके किस में मिल जाती हैं? पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले पहले ये किस में मिल जाती हैं? तो गैस ये मिल जाती हैं सिंधु नदी में। ठीक है, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, चाहे वो चिनाब हो, झेलम हो, व्यास हो या सतलज हो, ये सारी जो जो भी पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं, पंजाब का अर्थ ही है पंच आब, यानी 5 नदियों वाला राज्य। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? गाइज पहली बात मैं आपको बता दूं कि
जो शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। साथ ही इसका नाम जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। अब बात करें कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गाइज ये है भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित। ठीक है, शरावती नदी पर जो स्थित है जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ। गाइस सेम क्वेश्चन अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि झेलम, ब्यास, जास्कर, गोमल ये आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ होंगी, तो गाइस ये है सिंधु की सहायक नदियाँ। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, व्यास हो, जास्कर हो, गोमल हो, ये सारी नदियाँ जो हैं ये सारी की सारी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। हमें बताना है कि भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए हमारा है सतलज, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है व्यास और ऑप्शन डी है चिनाब। तो गाइज आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि चे से चंद्रभागा है और चे से ही चिनाब है। ठीक है, यानी चिनाब नदी को ही चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। लगभग लगभग देखने में भी नाम एक जैसे लग रहे हैं, चिनाब, चंद्रभागा। ठीक है, चे भी है, बे भी है, दोनों है, दोनों में चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है। हमें बताना है कि जहाँ गंगा नदी का उद्गम स्थल है वहाँ पे गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है हमारा अलकनंदा और ऑप्शन डी है जमुना। हमें बताना है कि इसके उद्गम स्थल पर ये किस नाम से जानी जाती है। तो गाइज हिंदू पौराणिक ग्रंथ के अनुसार भागीरथ जी जो थे उन्होंने इसे मतलब धरती पर बुलाया था स्वर्ग से, तो इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है जहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भागीरथी नदी से भागीरथी नाम से जाना जाता है। साथ ही गाइस अब आपको बताना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आप कमेंट बॉक्स में कुछ आंसर करते नहीं हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर किया करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। साथ ही गाइज अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए, इट्स ए रिक्वेस्ट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। हमें बताना है कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो वो किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है पद्मा और ऑप्शन डी है जमुना। तो गाइस बात करें सांगपो की तो आपको ये देखने में लग रहा है जैसे चाइनीज या भूटानी नाम है, तो आप इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये तो है नहीं। बात करेंगे इस भागीरथी की, पद्मा की, तो भागीरथी जो है वो उद्गम स्थल पे उसका नाम है। बात करेंगे इस जमुना की तो मेनली यमुना को जमुना कहते हैं। ठीक है, हालांकि गंगा को भी एक शायद नेपाल में जमुना के नाम से जाना जाता है, बट गाइस बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। हमें बताना है कि दामोदर और गंडक नदियाँ जो हैं वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है वो है सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी। हमें बताना है कि दामोदर और गंडक किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं जो दामोदर और गंडक हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए है हमारा नारकोंडम, ऑप्शन बी है लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी है साउथ अंडमान और ऑप्शन डी है बैरन सॉरी हमें बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किस द्वीप पर स्थित है। तो गाइज ऑप्शन जो हमारा है डी वो करेक्ट हो जाएगा कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो हमारा बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से बना हुआ है। हमें बताना है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा ऐसा भाग है जो कंकड़ पत्थरों के मतलब से बना हुआ है। तो ऑप्शन है ये खादर, बी है बांगर, ऑप्शन सी है भावर और ऑप्शन डी है तराई। हमें बताना है तो गाइज ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भावर क्षेत्र कहा जाता है जिसे जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान का भाग है और कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं। हमें बताना है कि नदियां जो बहाकर लाती हैं नई जलोढ़ मिट्टी उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है खादर, बी बांगर, ऑप्शन सी है भावर और ऑप्शन डी है तराई। तो गाइज ये मेनली गांव में यूज़ किया भी जाता है वर्ड, जहाँ पे नदियाँ होती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है खादर क्षेत्र। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। सॉरी सॉरी गाइस, ये मैं वो करना भूल गया था, थोड़ा फ़ोन हैंग हो गया था। ठीक है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि बनिहाल दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर।
तो गाइज बनिहाल दर्रा जो है वो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। ऑप्शन डी। गाइज आप जैसे देख सकते हैं कि आरआरबी जे 2015 में ये क्वेश्चन आया है। मेनली मैं वो क्वेश्चंस कराता हूँ जो क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग पता नहीं क्यों शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मान नीति लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित है। गाइज 3 दर्रे हैं, ये एक ही राज्य में अवस्थित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा, मतलब ये किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो गाइज मान नीति और लिपुलेख की बात करें तो ये भारत के किस राज्य में है। ये है भारत के उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ ही गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि नाथुला और जेलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो गाइज नाथुला और जेलेपला ये भी एक ही राज्य के 2 दर्रे हैं, इनके अलावा और कोई उस राज्य में भी दर्रा नहीं है। तो गाइज ये है सिक्किम के। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि नाथुला और जेलेबला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। तो गाइज आज के थे हमारे 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइज आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। जितने भी आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं आप अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। आप उनको बोलिए कि आप वो लोग मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। गाइज जितने ज़्यादा लोगों को आप हमारे साथ जोड़ेंगे उतना ही बेहतर और बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप बताइए मैं ज़्यादा मेहनत किसके लिए करूँ, आप अगर मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं तो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, बट अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। आपका दिन